देश दुनिया की सारी बड़ी खबरों के सामने दोस्तों चलिए सबसे पहले सबसे बड़ी घटना को बताएंगे। भारतीय जनता पार्टी और एनडीए गठबंधन का एक और बड़ा तगड़ा विकेट गिरा है। बताएंगे कहां बीजेपी सरकार के मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा है। दोस्तों बताएंगे डिटेल में क्या है पूरा मामला। भ्रष्टाचार से जुड़ी हुई नई अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। इसी के साथ में बिहार चुनाव को लेकर मोदी सरकार के मंत्री ने खुद अपनी सरकार की पोल खोली है। दोस्तों बताएंगे ऐसा क्या बोल गए जिससे खुलेआम चुनाव में धांधली को स्वीकार कर रहे हैं भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी के केंद्रीय मंत्री। दोस्तों इसी के साथ में चलेंगे एक और बड़ी अपडेट तो बताएंगे कहां पर बीजेपी के दफ्तर पर विरोध करने के लिए पहुंचे कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को रोकने का प्रयास किया गया। दोस्तों जोरदार तरीके का यहां भी हुआ है नए तरीके का बवाल। इसी के साथ में पंजाब को लेकर भी नई अपडेट आप तक पहुंचाएंगे। एक एक करके चलेंगे आज की सारी बड़ी खबरों की। लेकिन उससे पहले अगर आप भी मानते हैं कि भ्रष्टाचार के मामले को लेकर भाजपा सरकार के मंत्री के इस्तीफे से पता चलता है कि एनडीए गठबंधन और बीजेपी सरकार में जोरदार तरीके का भ्रष्टाचार है और बड़े बड़े मंत्री भ्रष्टाचार में लिप्त है, तो इस वीडियो को लाइक करके लाल बटन दबाकर चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा। दोस्तों ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं सबसे पहले सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर महाराष्ट्र राज्य के अंदर धोखाधड़ी के मामले को लेकर भाजपा सरकार के मंत्री के खिलाफ जोरदार तरीके की कार्रवाई की गई है। दोस्तों आपको बता दें कि आईपीसी की धारा 420 यानी धोखाधड़ी करने, 465, 468, 471 जालसाजी और फर्जी दस्तावेज के इस्तेमाल के मामले को लेकर मंत्री के खिलाफ दोष सिद्ध हो गए। यानी भाजपा सरकार के खेल मंत्री के खिलाफ ये आरोप साबित हो गया कि इसने धोखाधड़ी की है, जालसाजी और फर्जी दस्तावेज का इस्तेमाल करके भ्रष्टाचार किया है। इसे 2 साल की सजा का ऐलान किया गया। दोस्तों यानी महाराष्ट्र में बीजेपी सरकार के मंत्री है मणिकराव कोकाटे, जिसके खिलाफ कार्रवाई करते हुए 2 साल की सजा सुनाई गई। दोस्तों इसके बाद अब भारतीय जनता पार्टी की सरकार में सबसे बड़े विकेट में से एक गिरा है। दोस्तों यानी 5 बार के विधायक और सिन्नर यानी नासिक के विधानसभा क्षेत्र सिन्नर से 5 बार जीते हुए वरिष्ठ विधायक और मंत्री कोकाटे ने अपने आप को गरीब बताते हुए ईडब्ल्यूएस यानी इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन के लिए जो फ्लैट का आवंटन होता है सरकार के द्वारा, यानी गरीबों के लिए जो फ्लैट बनाया जाता है, दोस्तों उसमें अपनी इनकम कम दिखाकर 2 फ्लैट पर कब्जा कर लिया था। 5 बार के विधायक और मंत्री मणिकराव कोकाटे ने इस पर अब सजा सुनाई गई। 2 साल की सजा के बाद आखिरकार इसे पोस्ट से हटाया गया है। दोस्तों आपको बता दें कि ये वही मंत्री है जो विधानसभा के अंदर भरी विधानसभा में मंत्री होने के नाते ये नहीं बता रहे थे कि विधानसभा में कि वो किस तरीके का खेल का विकास महाराष्ट्र के अंदर करेंगे, बल्कि अपनी सीट से ऑनलाइन वीडियो गेम खेल रहे थे। तब इनकी जमकर आलोचना हुई थी और किसानों से जुड़े मामले को लेकर भिखमंगा शब्द का इस्तेमाल भी इन्होंने ही किया था। दोस्तों भिखारी शब्द का इस्तेमाल सरकार और किसान के क्रेडिट कार्ड को लेकर कर रहे थे। दोस्तों जिसके खिलाफ जोरदार तरीके से विरोध हुआ था, तो कहते कि मैं इस्तीफा क्यों दूं, लेकिन अब इनको इस्तीफा देना पड़ा है। इससे साफ तौर पर एक बात समझ में आती है दोस्तों कि कहीं ना कहीं अब भारतीय जनता पार्टी सरकार के बड़े बड़े विकेट गिरने शुरू हो चुके हैं और वो भी भ्रष्टाचार से जुड़े मामले को लेकर। तो इससे साफ तौर पर एनडीए गठबंधन में चल रहे भ्रष्टाचार को लेकर खुलेआम ये मामला सामने आ रहा है। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि साफ तौर पर आम जनता के लिए आंख खोलने वाली खबर है, उससे बड़ी बात यह है कि गोदी मीडिया के लोग इसे दिखा नहीं रहे खबर को कि किस तरीके से एक भ्रष्टाचारी व्यक्ति को अपने पोस्ट से इस्तीफा देना पड़ा। एक स्पोर्ट मिनिस्टर यानी खेल मिनिस्टर भ्रष्टाचार के मामले में पकड़ा गया, 2 साल की सजा हो गई एक मिनिस्टर को, जो अपने आप में एक बहुत बड़ी बात है, लेकिन मीडिया में उस तरीके से चलाया नहीं जा रहा। दोस्तों 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि सभी तक ये पूरी अपडेट पहुंचे, सबको पता चले कि आखिर भाजपा सरकार में किस स्तर पर इस्तीफा देना पड़ रहा है। दोस्तों 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर नरेंद्र मोदी सरकार के मंत्री केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी की ओर से एक बड़ा दावा सामने आया है। दोस्तों जीतन राम मांझी एक बड़ी बात बोलते हैं। गया जी के अंदर एक समारोह कर रहे थे, इस दौरान उनका भाषण सोशल मीडिया समेत हर जगह काफी ट्रेंड में देखने को मिला। दोस्तों सबसे बड़ा कारण यह था कि इस पूरे भाषण के दौरान जो बात उन्होंने कही दोस्तों उससे वोट चोरी खुलेआम सबके सामने आ गई है। आपको बता दें कि मोदी सरकार के केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी ने सनसनीखेज दावा करते हुए कहा कि 2020 के चुनाव में 2700 वोट से उनका उम्मीदवार चुनाव हार रहा था। उस वक्त उनके उम्मीदवार ने केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी को फोन किया और जीतन राम मांझी ने डीएम से बात करवा दी। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी डीएम आईएएस अधिकारी ने अपने स्तर पर कार्रवाई करते हुए उस व्यक्ति को जिता दिया, यानी जो उम्मीदवार 2700 वोट से हार रहा था उसको डीएम ने जितवा दिया। 2025 के चुनाव में वो कैंडिडेट 1600 वोट से हार गया। अगर उसने संपर्क किया होता तो फिर जीत जाता। आम सभा में जीतन राम मांझी ने यह दावा करते हुए अपने उम्मीदवार से बोला कि अगर उन्होंने संपर्क किया होता डीएम से तो उसको जितवा दिया गया होता, यानी 1600 वोट से जीतन राम मांझी की पार्टी का एक उम्मीदवार चुनाव हार गया। दोस्तों जीतन राम मांझी को 6 सीटें लड़ने के लिए मिली थी, जिसमें से 5 सीटें उनकी पार्टी ने जीत ली। केवल 1 सीट पर हार का सामना करना पड़ा और हिंदुस्तान अवाम मोर्चा की पार्टी के टिकारी सीट से उम्मीदवार अजय कुमार के सामने हार गए। यानी जीतन राम मांझी ने अनिल कुमार को मैदान में उतारा था और आरजेडी के नेता अजय कुमार यहां से चुनाव जीत गए। दोस्तों तो बड़ी हार हुई जीतन राम मांझी के पार्टी के एक नेता की, और ये 6ठी सीट थी जिस पर उनका उम्मीदवार हार गया। तो उन्हीं को सीख देते हुए कहते कि अगर डीएम से बात करते तो डीएम इस मामले पर भी मैनेज कर देते। जैसे 2020 के विधानसभा चुनाव में 2700 वोटों से पिछड़ रहे थे
थे तब जितवा दिया था, यानी फर्जी तरीके से डीएम के द्वारा चुनाव के नतीजे बदले गए थे। खुद इस बात को जीतन राम मांझी स्वीकार कर रहे हैं। दोस्तों अगर आप भी मानते हैं कि यह साफ तौर पर चुनाव आयोग और चुनाव कराने के पूरे तंत्र के ऊपर एक करारा तमाचा है कि खुलेआम केंद्रीय मंत्री इस बात को स्वीकार कर रहा है कि डीएम अपने हिसाब से चुनाव के नतीजों को पलट दे रहा है। अगर आप भी मानते हैं कि इसके ऊपर भी अगर कार्रवाई नहीं की गई तो माना जाएगा कि देश के अंदर अब चुनाव के अंदर निष्पक्षता की कोई उम्मीद की ही नहीं जा सकती। दो शब्द जरूर लेकर बताएगा दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर सीबीआई और ईडी के दुरुपयोग को लेकर इस बार कांग्रेस पार्टी उत्तर प्रदेश इकाई की ओर से जोरदार प्रदर्शन किया गया। ईडी और सीबीआई के दुरुपयोग को लेकर उड़ीसा कांग्रेस के प्रभारी अजय कुमार लल्लू ने कुशीनगर के अंदर केंद्र सरकार के खिलाफ जोरदार तरीके का विरोध किया। दोस्तों इस दौरान अजय कुमार लल्लू को फिर से हिरासत में लिया गया। उनको लगातार कई प्रदर्शन के अंदर हिरासत में लिया जाता है, इसके बावजूद अपनी लड़ाई लड़ते रहते हैं। वाराणसी के अंदर भी भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता इकट्ठा हुए भाजपा के दफ्तर की ओर बढ़ने के लिए और विरोध जताने के लिए, यानी जिस तरीके से ईडी का इस्तेमाल करके डेक्कन हेराल्ड वाले मामले को लेकर सोनिया गांधी और राहुल गांधी को फंसाने का प्रयास किया जाता है, उसके बाद जब आदेश सामने आता है कोर्ट का और कोर्ट किसी भी तरीके से याचिका को स्वीकार करने से मना कर देता है, संज्ञान लेने से ही मना कर देता है, तो उसके बाद अब जब जमकर किरकिरी हुई है दोस्तों, तब धीरे धीरे करके लाइन पर आना शुरू हो गए हैं ये सभी लोग। दो शब्द जरूर लिखकर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोग तक लगातार आगे भी इसी तरीके से पल पल की अपडेट पहुंचती रहे। दोस्तों चलते हैं एक और बिग न्यूज अपडेट की तरफ, जहां पर पंजाब के निकाय चुनाव के रिजल्ट को लेकर नई अपडेट है। आम आदमी पार्टी का आंकड़ा 1700 के पार, कांग्रेस पार्टी भी खुश। अकाली और बीजेपी के हाल को लेकर भी अपडेट सामने आ रही है। जो जानकारी है उसके अनुसार पंजाब निकाय चुनाव में सत्ताधारी आम आदमी पार्टी की लहर में कांग्रेस पार्टी, श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी जैसे विपक्षी दल काफी पीछे रह गए हैं। जिला परिषद के चुनाव और पंचायत चुनाव के कुल घोषित परिणामों की बात करें तो पंजाब में आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री भगवंत मान की अगुवाई वाले आम आदमी पार्टी ने 1200 का आंकड़ा पार कर लिया और जिला परिषद के चुनाव के नतीजों की बात करें तो आम आदमी पार्टी का आंकड़ा 50 के पार पहुंच गया। यानी जिला परिषद के अंदर टोटल 324 में से 322 सीटों के नतीजे घोषित किए गए, जिसमें से आम आदमी पार्टी ने 206 सीटों पर जीत हासिल कर ली। कांग्रेस को 60, अकाली को 39 और बीजेपी को मात्र 4 सीटें और बसपा को 3 सीटें मिली। ऐसे ही पंचायत समिति के चुनाव की बात करें तो 2697 सीटों पर जीते हुए उम्मीदवारों का ऐलान किया गया दोस्तों, जिसमें से 352 ऐसी सीटें थी जहां पर निर्विरोध चुनाव हुआ, यानी केवल एक उम्मीदवार चुनाव लड़ा, उसके सामने कोई नहीं उतरा तो वो निर्विरोध चुना गया। बाकी आम आदमी पार्टी ने 2697 सीटों में से 1494 सीटें जीत ली। कांग्रेस पार्टी ने 567 सीटें जीत ली, अकाली दल को 390, बीजेपी को 75 और बसपा को 28, अन्य को 143 मिली। तो भारतीय जनता पार्टी पंजाब में जो अपना विस्तार करना चाह रही थी दोस्तों, पंजाब को लेकर बड़े बड़े दावे चल रहे थे। पंजाब में आज भी बीजेपी की स्थिति वही है जो बहुजन समाज पार्टी की है दोस्तों, यानी बसपा और बीजेपी लगभग एक दूसरे से लड़ाई लड़ रहे हैं चौथे और पांचवें नंबर को लेकर। ऐसे में आप लोग अपनी राय जरूर लेकर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जिसमें इन चुनावों के नतीजे पंजाब के अंदर कितने बड़े नतीजे हैं दोस्तों, ये इस बात से ही जाना जा सकता है कि पंजाब के ब्लॉक समिति के चुनाव में जीत का जश्न मनाते वक्त आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं में भीषण भिड़ंत देखने को मिली दोस्तों। भिड़ंत इतनी ज्यादा बढ़ गई कि कई लोगों को अस्पताल तक में भर्ती करवाना पड़ा। आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता का आरोप है कि उनके साथ जमकर मारपीट की गई, इसके बाद फायरिंग की गई, जिसमें 5 से ज्यादा लोग घायल हो गए। इनमें से 4 लोगों की हालत गंभीर बताई जा रही है। इनकी पहचान गुरमुख सिंह और रविंद्र सिंह के साथ साथ गुरदीप सिंह और उदमवीर सिंह के साथ साथ मनदीप सिंह के तौर पर की गई है दोस्तों। अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। गिरफ्तारी की मांग को लेकर धरना चल रहा है, मामले की जांच की जा रही है, घायलों के बयान भी दर्ज किए जा रहे हैं। गुस्साए लोगों ने आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर भी धरना देना शुरू कर दिया है। आप लोग इस पर क्या प्रतिक्रिया देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जहां पर हरियाणा के विधानसभा के अंदर उस वक्त जोरदार तरीके का हंगामा हुआ दोस्तों, जब हरियाणा विधानसभा के अंदर विंटर सेशन के दौरान 8 विधेयक पेश किए गए। सुबह कार्रवाई की शुरुआत प्रश्नकाल से हुई। दोपहर के बाद लंच के बाद स्पीकर हरविंदर कल्याण ने कांग्रेस पार्टी का अविश्वास का प्रस्ताव स्वीकार कर लिया है, जिस पर आज डिस्कशन हो सकता है और अविश्वास प्रस्ताव पर कई तरीके के मामलों पर चर्चा होगी दोस्तों। हरियाणा में जिस तरीके के आजकल के हालात है और जिस तरीके से एक आईपीएस अधिकारी की आत्महत्या का मामला सामने आया था, वो भी जोर शोर से सामने रखा जाएगा। अब देखते हैं चर्चा के दौरान और क्या क्या बातें सामने आती है, लेकिन जबरदस्त घमासान हरियाणा विधानसभा में देखने को मिल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। साथ साथ दोस्तों पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर की प्रक्रिया पूरा होने के बाद चुनावी ड्राफ्ट लिस्ट प्रकाशित कर दी गई है। इसी को देखते हुए पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने कोलकाता में कांग्रेस पार्टी के राज्य कार्यालय के सामने एक एसआईआर हेल्प डेस्क बनाया है। इस हेल्प डेस्क का उद्घाटन ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के महासचिव और पश्चिम बंगाल प्रदेश कांग्रेस के कमेटी के प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने राज्य के नेताओं की मौजूदगी में किया है। इस हेल्प डेस्क को बनाने का मकसद उन लोगों की मदद करना है जो नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आए हैं। हेल्प डेस्क पर मौजूद कार्यकर्ता उन लोगों को गाइड करेंगे जिनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में नहीं आया है, जिन्हें सुनवाई के लिए पेश होना है। साथ ही उन लोगों को भी जिनके रिश्तेदार मर चुके हैं
लेकिन फिर भी उनका नाम ड्राफ्ट लिस्ट में मौजूद है। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं दोस्तों, लिखकर जरूर बताएगा। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि पूरी अपडेट आप लोगों तक लगातार इससे जुड़ी पहुंचती रहे। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर अखिलेश यादव ने एक बड़ा बयान दिया है। अखिलेश यादव ने योगी आदित्यनाथ पर आरोप लगाते हुए कहा कि आखिर योगी आदित्यनाथ को कैसे पता चला कि इतने लोगों के नाम कटे हैं जो योगी आदित्यनाथ 4 करोड़ लोगों का दावा कर रहे थे। अखिलेश ने आगे कहा कि सीएम ने खुद वोट चोरी की बात मान ली है, सीएम ने खुद वोट चोरी की बात मानी, हमें धमकियां मिल रही है कि वे हमारे वोट काट देंगे। यानी सुब्रत पाठक भारतीय जनता पार्टी के कन्नौज के पूर्व सांसद खुलेआम विपक्ष के वोट काटने की धमकियां दे रहे हैं और बीजेपी के नेताओं के द्वारा जिस तरीके से वोट चोरी को लेकर बोला जा रहा है कि उनके करोड़ों लोगों के नाम काटेगा, दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी का पूर्व सांसद खुलेआम धमकी दे रहा है, तो इससे पता चलता है कि एसआईआर को लेकर एक तरीके से बीजेपी वाले विपक्ष के पीछे पड़े हुए हैं दोस्तों। और दूसरी ओर वो ये भी दावा कर रहे हैं कि उनके वोटरों के नाम भी ऐड नहीं किए गए, तो एकदम कंफ्यूजन वाली स्थिति में है भारतीय जनता पार्टी। आप लोग इस पूरे मामले पर क्या राय देना चाहते हैं, लिखकर जरूर बताएगा। साथ साथ कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने उत्तर प्रदेश के भदोही के कालीन उद्योग से जुड़े हुए लोगों की समस्या का जिक्र करते हुए वीरवार बीते दिन आरोप लगाया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुनकरों की समस्या को लेकर अपनी आंखें मूंद ली है। राहुल गांधी अपने जनसंवाद कार्यक्रम में भदोही के अंदर बुनकरों के कुछ प्रतिनिधियों से मुलाकात का एक वीडियो फेसबुक पर जारी कर रहे थे दोस्तों। यह भी कहा कि अमेरिका की भारत विरोधी टैरिफ नीति का भयंकर असर देश के कई उद्योगों पर पड़ेगा, भदोही का कारपेट व्यापार भी इससे बहुत ज्यादा प्रभावित होगा। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी समाज के विभिन्न क्षेत्रों के प्रतिनिधियों से इन दिनों मुलाकात कर रहे हैं और इसे उन्होंने जन संसद का नाम देकर यह मुलाकात जारी रखा हुआ है दोस्तों। उन्होंने फेसबुक के माध्यम से पोस्ट करते हुए कहा कि पहले मैंने ही कहा था कि ट्रंप के टैरिफ एक आर्थिक तूफान बनकर आने वाला है जिससे करोड़ों लोगों को नुकसान होगा, मगर नरेंद्र मोदी छुपकर बैठे हुए हैं। आज भदोही के बुनकर उसी चेतावनी की जमीनी सच्चाई बता रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि जन संसद में भदोही के बुनकरों से मैंने मुलाकात की, उन्होंने अपने हाथों से बनाया हुआ एक सुंदर सा कालीन मुझको भेंट किया जिसमें उनके हुनर, मेहनत और सदियों पुरानी कला की एक झलक साफ तौर पर दिखाई देती है। उन्होंने बताया कि कभी कारपेट सिटी कहलाने वाले भदोही आज बदहाली का शिकार हो चुका है। अमेरिका के द्वारा भारत के ऊपर लगाए गए टैरिफ के कारण इस तरीके की स्थिति बनती जा रही है और भयावह तबाही की ओर कारपेट का व्यापार जा रहा है और इस पर कोई ध्यान बीजेपी की सरकार का नहीं है। उन्होंने अभी भी चेतावनी जारी करते हुए बीजेपी की सरकार से अमेरिका के द्वारा लगाए गए टैरिफ से लोगों को बचाने के लिए, उनको प्रोटेक्ट करने के लिए बोला है। हालांकि अभी कुछ स्पष्ट तो नहीं हो पा रहा कि कोई बड़ा एक्शन लिया जाएगा। हालांकि दोस्तों ट्रंप बार बार भारत के ऊपर टैरिफ लगाता जा रहा है और समय भी बढ़ाता जा रहा है, टालता जा रहा है और इस पर कोई एक्शन अभी नहीं हो रहा। साथ साथ महाराष्ट्र के अंदर नगर निगम के चुनाव का बिगुल फूंक चुका है और राजनीतिक दलों के बीच में अलग अलग रणनीति बनाकर मैदान में उतरने की तैयारी चल रही है। इस बीच शिवसेना यूबीटी के नेता संजय राउत ने कहा कि पुणे के नगर निगम चुनाव के लिए अजित पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी से शरद पवार गुट के गठबंधन को बीजेपी से हाथ मिलाने के समान माना जाएगा। संजय राउत ने कहा कि एनसीपी एसपी यानी शरद पवार से उन्होंने मुलाकात करके पुणे नगर निगम के चुनाव के लिए दोनों प्रतिद्वंदी गुटों के बीच में किसी भी समझौते को लेकर आगे नहीं बढ़ा जाना चाहिए। उन्होंने कहा कि मैं इस बारे में उनसे बात करूंगा, शरद पवार से बात करूंगा। फिर उनसे जो सवाल पूछा गया कि 15 जनवरी को होने वाले नगर निगम के चुनाव को लेकर आपकी क्या राय है, तो उन्होंने भी इसी तरीके की बात कही। राज्य के 29 नगर निगमों में 15 जनवरी को वोट डाले जाएंगे और बीएमसी का चुनाव सबसे ज्यादा जरूरी है दोस्तों। ऐसे में एमएनएस को लेकर सकारात्मक है शरद पवार, ये भी संजय राउत की ओर से बयान दिया गया है। यानी बीएमसी चुनाव को लेकर संजय राउत चाहते हैं कि किसी भी तरीके से विपक्ष का वोट डिवाइड ना हो। कांग्रेस पार्टी, एमएनएस पार्टी, शिवसेना, यूबीटी और शरद पवार की पार्टी सब एक साथ मिलकर चुनाव लड़े। जब सब एकजुट हो जाएंगे तो मराठी वोटों को एकजुट होने से कोई नहीं रोक सकता और बीएमसी का चुनाव मराठी वोटों के इर्द गिर्द ही होगा दोस्तों। और पूरी तरीके से बीएमसी का चुनाव जीतना जरूरी है अगर मराठी राजनीति को जिंदा रखना है। यानी एमएनएस पार्टी और उद्धव ठाकरे की राजनीति अगर जिंदा रहेगी, केवल इसी बात से यह तय होगा कि क्या शिवसेना, यूबीटी और एमएनएस पार्टी को बीएमसी के चुनाव में सफलता मिलेगी या नहीं मिलेगी। आप लोग क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ दोस्तों, जिसमें कर्नाटका विधानसभा ने गुरुवार को बीते दिन विपक्षी बीजेपी के विरोध में कर्नाटका में हेट स्पीच और हेट क्राइम रोकथाम एवं नियंत्रण विधेयक 2025 को बहुमत से पास कर दिया। गृह मंत्री जी परमेश्वर ने विधेयक को मतदान के लिए पेश किया था। स्पीकर यूटी खदर ने मतदान के विभाजन की बात कही। इसके बाद जैसे ही मत विभाजन हुआ उसके बाद सदन के अंदर बहुमत से बिल को पास कर दिया गया। परमेश्वर ने बाद में विधेयक यानी कानून के प्रावधानों के बारे में भी चर्चा की और विस्तृत जानकारी दी। ये विधेयक 10 दिसंबर को पेश किया गया था दोस्तों। और ऐसे में हेट स्पीच रेगुलेशन बिल पेश करना राज्य में शांति और कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए सरकार के एजेंडे का एक बड़ा हिस्सा है। कुछ लोग
लोग आप जानते हैं कि कर्नाटका के अंदर विवादित बयान देते रहते हैं, उनको लगता है कि हेट स्पीच का मामला नहीं बनेगा, अगर बनेगा तो जमानत ले लेंगे। लेकिन अब कड़े से कड़े प्रावधान करते हुए नियम बनाया गया है दोस्तों। इसमें 3 साल तक की कैद और 5,000 रुपए तक के जुर्माने से शुरुआत होगी, जो आगे बढ़कर 5,000 रुपए तक के जुर्माने के साथ और ज्यादा बढ़कर 10 साल तक यानी 10 साल की कैद तक जाने वाला है। यानी और ज्यादा बढ़ाकर और स्ट्रिक्ट प्रावधान किए गए हैं ताकि कोई भी विवादित बयान ना दे, हेट स्पीच ना दे। अगर आप भी मानते हैं कि हेट स्पीच के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जानी चाहिए और जानबूझकर कर्नाटका में, क्योंकि कांग्रेस पार्टी की सरकार है, तो कोशिश किया जाता है कि कांग्रेस की सरकार को बदनाम करने के लिए लगातार हेट स्पीच दिए जाए और कानून में कुछ कमी के कारण जल्द कार्रवाई नहीं हो पाती, और इसी और इशारा करते हुए और इन्हीं प्रावधानों में उचित बदलाव करने के लिए यह प्रयास किया जा रहा है। आप लोग इस पर 2 शब्द जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर भारतीय जनता पार्टी के लोग पश्चिम बंगाल के अंदर एसआईआर के ड्राफ्ट, फाइनल ड्राफ्ट से पहले जो ड्राफ्ट आया है दोस्तों, उसे लेकर विरोध करना शुरू कर रहे हैं। जो जानकारी है उसके अनुसार उत्तर 24 परगना जिले के अंदर गाई घाटा में 17 दिसंबर को बीजेपी के प्रतिनिधि मंडल ने बीडीओ के ऑफिस में जाकर जमकर हंगामा किया और दावा किया कि एसआईआर जब करवाया गया तब बीजेपी के पंचायत समिति के जो सदस्य हैं उनको परेशान किया गया, उनकी कोई मदद भी नहीं ली गई और बीएलओ केवल और केवल टीएमसी वालों की मदद ले रहे थे, जिस कारण से इस तरीके का एसआईआर करवाया गया है। दरअसल एसआईआर में 58 लाख लोगों के नाम कटे हैं और बिहार से कम होने के कारण बीजेपी वाले दुखी हैं। भाजपा वालों को लग रहा था कि बंगाल के अंदर और ज्यादा नाम कटेंगे, क्योंकि बीजेपी के हिसाब से काफी घुसपैठी बांग्लादेश से आकर बंगाल में रहते हैं। लेकिन अब जब एसआईआर की लिस्ट आ गई है तो ऐसा कुछ पता नहीं चला, तो भाजपा वाले अभी चक्कर खाकर गिरे पड़े हैं दोस्तों। और अब बीजेपी वाले जानबूझकर बीडीओ का विरोध कर रहे हैं, उनके यहाँ जाकर आंदोलन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि भाजपा के पंचायत समिति के लोगों की मदद नहीं ली गई और जमकर वोट काटे गए। आप लोग इस पर क्या राय देना चाहते हैं लिखकर जरूर बताएगा। चलते हैं एक और बड़ी खबर की तरफ दोस्तों, जहां पर एक अद्भुत नजारा देखने को मिला दोस्तों। बहराइच में कथावाचक के स्वागत में पुलिस ने पूरी परेड से सलामी दिलवा दी दोस्तों, और कप्तान आरएन सिंह विवादों में आ गए हैं। पलक पावड़े बिछाकर रील भी बनाई जा रही है। सांसद चंद्रशेखर ने इस तरीके से पुलिस के द्वारा किए जा रहे परेड की जमकर आलोचना की है और साफ शब्दों में बोला है कि जो भारत है, भारत एक सेकुलर देश है, यहाँ पर कोई भी नियम संविधान से ऊपर नहीं है। वो कहते हैं कि भारत कोई मठ नहीं है बल्कि एक संवैधानिक गणराज्य है, यानी कॉन्स्टिट्यूशनल डेमोक्रेसी है, रिपब्लिक है और राज्य किसी धर्म विशेष की जागीर नहीं है। इस स्पष्ट उल्लेख के बावजूद एक कथावाचक पुंडरीक गोस्वामी को उत्तर प्रदेश पुलिस के द्वारा परेड और सलामी यानी गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। ये सिर्फ एक प्रशासनिक गलती नहीं बल्कि संविधान पर खुला हमला है। सलामी और परेड राज्य की संप्रभु शक्ति का प्रदर्शन होता है, यानी सोवरेन पावर का प्रतीक होता है। यह सम्मान संविधान और राष्ट्र के शहीदों के नाम पर दिया जाता है, किसी कथावाचक बाबा या धर्म गुरुओं का रुतबा बढ़ाने के लिए नहीं दिया जाता। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के तथाकथित राम राज्य में अब हालात ऐसे हैं कि आस्था को संविधान से ऊपर और धर्म को कानून से ऊपर और कथावाचकों को संवैधानिक पोस्टों से ऊपर बैठाया जा रहा है। ये घटना बताती है कि उत्तर प्रदेश का प्रशासन अब संविधान के प्रति जवाबदेही नहीं बल्कि धार्मिक सत्ता के आगे नतमस्तक हो चुका है। ये खतरनाक परंपरा की ओर इशारा करता है जहां राज्य धीरे धीरे अपने संवैधानिक चरित्र को त्याग रहा है। सवाल उठता है कि पुंडरीक गोस्वामी कौन है, कौन से संवैधानिक पोस्ट धारण करते हैं, किस कानून या प्रोटोकॉल के तहत इन्हें गार्ड ऑफ ऑनर दिया जा रहा है। सवाल एकदम जेन्युइन है दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि इस पर जरूर जवाब आना चाहिए भाजपाइयों के द्वारा कि वो देश के संविधान और देश की परंपरा को कहां लेकर जाना चाहते हैं। चलते हैं एक और बड़ी अपडेट की तरफ, जहां पर विकसित भारत जी राम जी योजना यानी मनरेगा योजना को बदलकर ये जो वीबीजी राम जी योजना लाई गई है, कानून लाया गया है दोस्तों, इसका विपक्ष ने विरोध किया तो भारतीय जनता पार्टी के कृषि मंत्री और मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कई बार मुख्यमंत्री रहे शिवराज सिंह चौहान कहते हैं कि आप लोगों को विरोध नहीं करना चाहिए। 125 दिनों के हम लोग रोजगार की गारंटी दे रहे हैं। हम लोग ग्रामीण लोगों को, किसानों को एक नई मदद पहुंचा रहे हैं। पहले 100 दिनों का प्रावधान था, उसे बढ़ाकर 125 दिनों का कर दिया गया है। जबकि पत्रकार संदीप चौधरी इस पर स्पष्टीकरण देते हुए बीजेपी के लोगों को घेरते हुए कहते हैं कि जो औसतन लोगों को समय मिल रहा है रोजगार करने का मनरेगा के थ्रू, वो केवल 43 दिनों का है, यानी मनरेगा से केवल 43 दिनों का रोजगार उपलब्ध करवाया जा सका है एवरेज। और भाजपा वाले दावा कर रहे हैं कि वो 150 दिनों का रोजगार दे रहे हैं, जब पहले ही मनरेगा के प्रावधानों को सही से लागू नहीं किया जा रहा है और आधे लोगों को, बल्कि आधे से कम लोगों को रोजगार मिल पा रहा है। तो अब जो इन्होंने 125 दिन बढ़ा दिया है, तो इस पर क्या कोई फर्क पड़ेगा? आप लोग अपनी राय जरूर लिखकर बताएगा दोस्तों। अगर आप भी मानते हैं कि 125 दिन का रोजगार देने की जो बातें चल रही है वो तो तब सब सही मानी जाए जब बीजेपी के लोग 100% पैसा मनरेगा जैसे विकसित भारत ग्राम जी योजना में भी लगाने को राजी होंगे। लेकिन अब तो राज्य सरकार से 40% पैसा वसूला जा रहा है और 125 दिन बढ़ाकर क्या फायदा जब पैसा राज्य सरकारों से इकट्ठा किया जाएगा। तो बीजेपी वाले खुद क्यों पीठ थपथपा रहे हैं? और वैसे भी 125 दिन तो बोलने वाली बातें हैं, जब 43 दिनों का रोजगार ही अभी दे पा रहे हो तो 125 दिनों का रोजगार कैसे मिलेगा? ये तो हवा वाली बातें हैं दोस्तों, हवाबाजी वाली बातें हैं।
आप लोग क्या कहना चाहते हैं, अपनी राय जरूर स्पष्ट कीजिएगा। साथ साथ दोस्तों योगेंद्र यादव बोलते हैं कि मनरेगा सिर्फ एक योजना नहीं थी, आजादी के 60 साल के बाद पहली बार गरीब नागरिक को रोजगार मांगने का कानूनी अधिकार देने की कोशिश थी। आज गांधी का नाम ही नहीं बल्कि ग्रामीण भारत से उसका अधिकार छीना जा रहा है। साथ साथ चलते हैं एक और अपडेट की तरफ, जहां पर सोनम वांगचुक की पत्नी गीतांजलि वांगचुक कहती है कि लद्दाख में कोई दिन ऐसा नहीं जाता जब लोग सोनम वांगचुक को याद नहीं करते। डर का माहौल है, लोगों को पोस्ट डालने से रोका जा रहा है, पुलिस पूछताछ के लिए फोन करती है और फिर भी लोग समर्थन के लिए मैदान में उतर रहे हैं। तो लोगों को सुप्रीम कोर्ट से बहुत उम्मीद है, उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द सोनम वांगचुक को जेल से छोड़ा जाएगा। अब देखते हैं कब ये सपना साकार होता है। साथ साथ दोस्तों दिग्विजय सिंह का राज्यसभा का कार्यकाल 2026 में समाप्त हो रहा है। एक पत्रकार ने उनसे पूछा कि आपको लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड मिल रहा है क्या। इस पर दिग्विजय सिंह ने कहा कि मैं ना टायर्ड हूं ना रिटायर्ड हूं, यानी इतनी जल्दी रिटायर नहीं होंगे। राज्यसभा 2026 के लिए कुछ बड़े संकेत मिल रहे हैं, यानी दोबारा से उनको राज्यसभा भेजा जा सकता है दिग्विजय सिंह को, क्योंकि वो कह रहे हैं कि ना वो टायर्ड है ना रिटायर्ड है। साथ साथ दोस्तों उत्तर प्रदेश के अंदर जिस बैठक में यूपी के तमाम सांसद के साथ साथ राष्ट्रीय कार्यकारिणी के अध्यक्ष उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री धर्मपाल मौजूद थे, उसमें योगी आदित्यनाथ को नहीं बुलाया गया था। ऐसा दावा करते हुए अभिषेक उपाध्याय कहते हैं कि मैं मानता हूं कि ये कोई बड़ी बात नहीं है, मैं ये भी मानता हूं कि योगी को इस बैठक में आमंत्रित करना कोई विषय ही नहीं होगा, लेकिन कभी कभी किसी विषय का ना होना ही सबसे बड़ा विषय होता है। कम से कम दर्शन शास्त्र तो यही कहता है। यानी उत्तर प्रदेश के अंदर जो बीजेपी और उनके संगठन के बीच में, भाजपा के संगठन के बीच में रस्साकसी चल रही है, उसी और इशारा है। दोस्तों हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप सभी दोस्तों, भाइयों, बहनों, मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत। ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद सभी दोस्तों का। जय हिंद।